सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर चल रहा है जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं किरचॉफ के लॉज। और किरचॉफ के लॉ कब लगाए जाते हैं? जब सर्किट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जैसे जिसमें ओम्स लॉ जो है वो लगाना जो डिफिकल्ट हो, या जहाँ पे मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ हो, वहां पे किरचॉफ लॉ जो है वो लगाए जाते हैं। तो जैसे कि क्विक रिकैप करते हैं कि फर्स्ट लॉ जो था किरचॉफ का, किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हमने करंट लॉ ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन, मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, और करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। जितना करंट एंटर कर रहा है इक्वल टू द करंट लीविंग होगा। अगर ये वाला तरीका अगर लगाएंगे तब भी जो है वो हम करंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी जंक्शन पे जो है वो कितना जो है वो करंट है। करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, that is Kirchhoff current law, और it is based on the conservation of a charge। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि it is based on the conservation of a charge। conservation of charge फॉलो करता है, पहली चीज जो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और sum of the current is equal to the all the current meeting at a junction is equal to zero, so current entering is equal to current leaving। इसी जैसे इसका दूसरा लॉ जो था जिसे बोला गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो हमेशा लूप पे ही एप्लीकेबल होगा, यानी क्लोज लूप होना जो है वो इसके लिए जो है वो जरूरी होगी। अगर क्लोज लूप नहीं है तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो नहीं लगा सकते, बिकॉज इसका जो लॉ की खुद स्टेटमेंट में है कि सम ऑफ ऑल द changes in the potential in a closed circuit is always zero। तो sum of all the changes in the potential difference in delta v जो है वो उसका sum जो है वो equal to क्या होगा? जीरो। और एक और तरीका है इसको लिखने का कि अगर टोटल ईएमएफ जितनी भी सर्किट में होगी, टोटल ईएमएफ उसका समीशन टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस। ये जो वोल्टेज आ रहा होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, जो सर्किट एलिमेंट जिसमें रेजिस्टर जो है वो लगा होगा, उस रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप आ रही है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसका प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो हर बार हर जो रेजिस्टर लगा होगा उस रेजिस्टर का में से करंट कितना पास किया वो देखेंगे, और उसका प्रोडक्ट जो है ये भी जो है वो किरचॉफ की वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो दोनों चीजें जो है वो पॉसिबल है कि सम ऑफ ऑल द चेंजेस इन द पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज इक्वल टू जीरो, और sum of all the EMF is equal to algebraic sum of the product of the current and the resistance। और Kirchhoff voltage law बेस करता है, it is based on the conservation of energy। so conservation of energy जो वो फॉलो करता है। इसको याद करने का तरीका हो जाएगा, जैसे फर्स्ट लॉ में जो है वो करंट इन्वॉल्व हो रहा है तो चार्ज से रिलेट कर दो, और यहाँ पे जो है वो वोल्टेज इन्वॉल्व हो रही है तो वोल्टेज जो है वो वर्क होता है, वर्क से जो है वो हम एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि ये जो है वो हमेशा जो है वो कैसे जो है वो लूप पे ही जो है वो एप्लीकेबल होगा, लूप लॉ जो है वो लगाए जाएंगे। इसमें एक स्ट्रेट लाइन में भी जो है वो कैसे जो है वो अप्लाई करना था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे कि कैसे स्ट्रेट लाइन पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज हमें जो है वो किसी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो निकालना होता है तो इन्हीं लॉ का जो है वो कुछ एप्लीकेशन जो वो रहेंगी। जैसे एक एग्जांपल के साथ सबसे जो वो सिंपल सा एग्जांपल ले कि अगर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ पे जो वोल्टेज तुम्हें क्या रखी है 2 वोल्ट है, और इस एंड की वोल्टेज जो है वो तुम्हें फाइंड आउट करनी है। मान लो x ले लें, ये x जो है वो हमें फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कि इस x इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल जो है वो क्या होगा। और अगर करंट जो है वो इसमें से जो है वो कितना जा रहा है, लेट्स से करंट जो है वो जा रहा है 2 एम्पियर, और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 5 ओम। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम और करंट जा रहा है इसमें से 2 एम्पियर। सो ये ऐसा सिंपल सा एक रेजिस्टर जिसके एक एंड का पोटेंशियल जो वो 2 वोल्ट था और दूसरे एंड का जो पोटेंशियल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता था? सिंपली जो जो 2 पोटेंशियल 2, फिर आगे चलते तो क्या लिखा जाना था, करंट इनटू द रेजिस्टेंस। अब जैसे यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस, तो मैं बताया था प्लस और माइनस का तरीका कि जिस डायरेक्शन में करंट जो फ्लो कर रहा होगा
वो डायरेक्शन जो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कि करंट की डायरेक्शन अगर तुमने अपनी तरफ से बनानी होगी तो बैटरी के केस में जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो वो बाहर की तरफ आउटवर्ड फ्लो करवाने लगना, अदरवाइज जो वो रजिस्टर के केस में तुम्हें जो वो करंट अगर पहले से ऑलरेडी गिवन है तो करंट की डायरेक्शन जैसे है, करंट कैसे फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, तो जो रजिस्टर के अक्रॉस दो एंड होंगे तो उनको जो है वो हम चूज कर लेंगे इस तरीके से। जो है वो यहाँ पे जो है वो 2, तो या तो हम ऐसे लिख सकते थे कि 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाना था 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। तो x जो है वो हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 2 माइनस 10 विच इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 8 वोल्ट। तो ये जो वो आंसर हो गया, x की वैल्यू जो इस तरीके से -8। दैट मीन्स अगर बाई चांस हमने खुद ये डायरेक्शन करंट की लगाई होती तो करंट की डायरेक्शन जो वो क्या करनी पड़नी थी, करंट जो वो 2 से x के बजाय जो वो x से 2 की तरफ जाना था, क्योंकि x का जो पोटेंशियल है वो कितना आया 8 वोल्ट जो कि हायर है, तो करंट की डायरेक्शन जो हमने अगर खुद चूज करी थी तो दैट इज अ रॉन्ग। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो तुम्हें जो वो ऑप्शन में जो वो ध्यान देना होगा कि +8 भी हो सकता है और -8 भी, तो -8 जो वो करेक्ट आंसर होगा। ये ठीक हुआ, x इधर गया, पॉजिटिव हो गया 2 माइनस। ये तो एक ऐसे, या क्या था कि जो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो वो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल कितना 2, फिर उसके बाद प्लस से माइनस, तो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता -10 विच इज इक्वल टू लास्ट वाला पॉइंट जो वो हमेशा इक्वल टू के इक्वल लिखा जाएगा, तो x है, तो यहाँ से फिर से जो है वो x की वैल्यू जो वो कितनी आ गई, अगर इस तरीके से भी लिखते तो ये जो है वो -8 वोल्ट जो है वो आंसर होता। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इस तरीके से जो है वो एक कोई रजिस्टर दे रखा है तुम्हें, ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? अगर तुम्हें जो है वो मैं कह रहा हूँ कि अगर -8 अगर आ रहा है तुम्हारा आंसर, और जो है वो सर्किट में जो है वो तुम्हें ऑलरेडी जो है वो गिवन है, यानी करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑलरेडी गिवन है, तो तुम्हें जो है वो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो लिख के आना है। अदरवाइज अभी अगर हमने जो है वो लेट करी होती है करंट की डायरेक्शन, तो इस करंट की डायरेक्शन जो है वो हमने जो है वो उल्टा करनी थी, रिवर्स करनी थी, यानी ये 2 से x की तरफ के बजाय जो x से 2 की तरफ जो करंट का फ्लो बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये मान लो रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो वो 2 ओम है, ये लेट्स से एक एंड जो है वो इसका वोल्टेज जो पॉइंट जो पोटेंशियल होगा ए पे जो है वो ए लिख देते हैं, और ये जो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे इसकी वैल्यू है लेट्स से 5 वोल्ट। ये बैटरी जो है वो यानी सेल जो है वो लगा 5 वोल्ट का, और ये पॉइंट जो है वो हो गया बी। और हमें जो है वो जो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल जो है वो कितना है, वो जो है वो हमें फाइंड आउट करना था। मतलब हमें क्या निकालना था, वी ए माइनस वी बी जो है वो क्या होगा। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते, करंट की जो है वो वैल्यू जो है वो गिवन होगी, मान लो लेट्स से ये करंट जो वो 2 एम्पियर जो है वो इसमें से फ्लो कर रहा है, और फिर से वैसे ही सबसे पहले यानी जब ये किचऑफ के ही लॉ यूज कर रहे हैं हम, बट जब स्ट्रेट लाइन पे जो है वो अगर अप्लाई करने हैं तो कैसे अप्लाई करने हैं, तो स्ट्रेट लाइन में जब अप्लाई करने हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया ए, तो इसका पोटेंशियल जो वो मान लो ए लिख दिया, तो पोटेंशियल या वी ए लिख देते हैं। लेट्स से ए का पोटेंशियल जो है वो हमने वी ए लिख दिया, तो वी ए लिखना। उसके बाद अब करंट की डायरेक्शन देखो, तो करंट की डायरेक्शन जो वो कैसे है, प्लस से माइनस, ये है ना करंट की डायरेक्शन। सो ये हायर है और हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, दैट मीन्स कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया -4 वोल्ट का। उसके बाद बैटरी का देखो, बैटरी के टर्मिनल तो हमें खुद रीड करने आते हैं, ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल है, तो जिस डायरेक्शन में रीड करते हुए चल रहे हैं हम, जिस डायरेक्शन में ये लूप का ये जो पाथ ट्रेवर्स्ड हो रहा है, जिस पाथ के अलोंग हम मूव कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल जो पहले आ रहा है, लोअर पोटेंशियल बाद में आ रहा है, दैट मीन्स अगेन डिक्रीजिंग है, तो -5। फिर क्या बताया बच्चों, लास्ट वाला जो पॉइंट है जो पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल जो वो कैसे लिखा है, वो इक्वल टू के इक्वल लिख देंगे, और बी का पोटेंशियल क्या माना था, वी बी, तो यहाँ से देखो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू जो वो कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू -9 वोल्ट, सॉरी
जो है वो 9 वोल्ट। तो ये जो है वो ये तरीका हो गया ऐसे क्वेश्चंस को करने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर जैसे ये सेम ऐसा कुछ, ये 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये एंड ए है, अभी भी जो हमें पोटेंशियल जो फाइंड आउट करना है। अब बैटरी एक सेल जो है ये लगा हुआ है, जो जिसकी वोल्टेज जो दे रखी है 4 वोल्ट, और एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस जो हो गए लेट्स से 2 ओम, और फिर आगे जो वो एक सेल जिसका टर्मिनल जो है वो ये अब दिख रहा होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये जो वो एंड दे रखा है बी। हमें अगेन जो है वो कह रखा है फाइंड ए और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। अगेन जो है वो ट्रेवर्स्ड पाथ जो लेना है, तुम ए से बी चलो या बी से ए चलो, जिस भी अलोंग, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऐसे दे रखी है, ये जो है वो गिवन है हमें कि 5 एम्पियर जा रहा है, और ये जो सेल है इसकी वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट। अब हमें अगेन फाइंड क्या करना है, वी ए माइनस वी बी, और करंट कितना जा रहा है, आई की वैल्यू कितनी है, आई जो है वो यहाँ पे कितना जा रहा है, दैट इज द 5 एम्पियर। तो जैसे कि ये सारे एक ही लाइन में जो है वो कनेक्टेड है, दैट मीन्स जो करंट होगा थ्रू आउट बी से लेकर ए तक या ए से लेकर बी तक जो है वो करंट जो है वो क्या रहेगा, इस ट्रेवर्स्ड पाथ पे जो है वो क्या रहेगा 5 एम्पियर। अब हम फिर से जो है वो स्टार्ट करें, मान लो जो करंट की डायरेक्शन है, अब करंट की डायरेक्शन जो ऑलरेडी गिवन है ये 5 एम्पियर, मैं इसे चलूंगा, तो बैटरी जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, मेन जो है बैटरी के टर्मिनल तो हमें रीड करने आते हैं, मेन है रेजिस्टेंस का के अक्रॉस जब करंट पास होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसे प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। तो उसका तरीका होगा कि अगर हम जो वो जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं तो नेगेटिव होगा, माइनस लगाना है, और हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं हायर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो जैसे अभी यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन है, दैट मीन्स 2 ओम रेजिस्टर का ये एंड जो है वो मैं प्लस लगा दूंगा अपनी तरफ से, और ये जो है वो माइनस लगा दूंगा, और ये सही तरीका होगा कि करंट जो है वो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, पहले से ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद अगले वाले 2 ओम पे भी जो है वो करंट ऐसे ही गया होगा, तो ये प्लस है ये माइनस है। अब लिखना जो है वो शुरू करते हैं। जैसे पोटेंशियल जो है वो हमें एक से जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, मान लो मैंने ए से रीड करने लगा तो मैं वी ए लिख दिया। उसके बाद आगे चले तो ये रेजिस्टेंस आया 2 ओम का, और नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स प्लस, और करंट कितना 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो करंट इंटू आई आर लिख रहा हूँ सिंपली। फिर उसके बाद बैटरी का टर्मिनल, तो प्लस से माइनस, तो हम क्या कर रहे हैं प्लस से माइनस मीन्स कम हो रहे हैं या ज्यादा, माइनस हो रहे हैं, तो देयरफॉर -4 आ जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे जो है वो जो पाथ ट्रेवर्स कर रहे हैं बीच में, अभी तो स्ट्रेट में चल रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है कि जैसे हम चले होंगे एंड तक जो है वो वैसे उसी पाथ पे जो है ट्रेवल करते रहेंगे। बट अगर जब लूप में अगर ये लॉ जो है वो अप्लाई किया जाएगा तो लूप में जो मैं ध्यान रखना पड़ेगा, आइदर तुम क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस एंड से जिस पॉइंट से चल रहे हो दोबारा उस पॉइंट पे एंडिंग जो है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्लॉकवाइज चला तो क्लॉकवाइज ही एंडिंग होनी चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज चला तो एंटी क्लॉकवाइज ही एंडिंग होनी चाहिए उस पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं माइनस से प्लस, सो अगेन जो है वो बढ़ रहा है अभी, तो बढ़ रहा है तो दैट मीन्स 5 इंटू 2, तो यहाँ पे फिर से प्लस 10 वोल्ट जो है वो आ जाएगा। आगे बढ़े तो सेल मिला, सेल का जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव मीन्स यहाँ फिर जो है वो हम बढ़ रहे हैं, माइनस से प्लस मतलब पॉजिटिव हुए तो +10 जो है वो लिखा जाएगा। आगे जो है वो इक्वल टू किसके इक्वल लिखा जाएगा, पोटेंशियल जो बी का है, तो पोटेंशियल हमेशा जो एंड पॉइंट है उसका पोटेंशियल जो इक्वल टू के बाद जो लिखना है। अब यहाँ से वी ए माइनस वी वी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या आ गया वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू 30 माइनस 4 दैट इज 26, तो -26। तो देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो -26। अब देखो जो करंट की डायरेक्शन वो मैं ए से बी कर रहा हूँ, और जैसे कि हमें पता है कि करंट जो 5 एम्पियर जो वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी से एंड से जो वो एक ही तरफ जा रहा है, दैट मीन्स जो बी पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है। तो इसे इसे अगर मैंने ऐसे लिखना होता और वी वी माइनस वी ए, तो वहां जब ऑप्शन दे रखी होगी तो वहां ध्यान देना इसे मैं 26 भी लिख सकता था, ये 30 से -4 ठीक है ना, 26 ही आएगा, कैलकुलेशन देख लेना। और ये जो वो इस तरीके से जो वो आंसर आ गया। ऐसे जो है वो एक और क्वेश्चन लेते हैं
नेक्स्ट था कि अगर तुम्हें जो है वो फाइंड द करंट थ्रू द 2 ohm resistance, sorry, find the current through the 12 ohm resistance. क्वेश्चन है find the current through the find the current through the, ये हम सब किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को यूज करके जो वो कर रहे हैं ऐसे न्यूमेरिकल. फाइंड द करंट थ्रू द 12 ohm रजिस्टर. तो ये कोई 12 ओम रेजिस्टेंस जो वो लगा हुआ उसके अक्रॉस तुम्हें जो वो करंट जो वो बताना है कि कितना करंट जो वो फ्लो कर रहा है. सर्किट डायग्राम जो है वो ये है कि एक रजिस्टर है ये, दैट इज 12 ओम, और फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, और एक जो है वो इस तरीके से, जहाँ पे ये तीनों रजिस्टर जो मीट कर रहे हैं ये जंक्शन पॉइंट हो गया. हमें इस एंड का जो है वो वोल्टेज जो दे रखी है दैट इज 6 वोल्ट. इस एंड पे जो वो है 0 वोल्ट. ये सर्किट जो वो तुम्हें दे रखा होगा, और ये जो है एंड यहाँ पे जो है वो दे रखा है 24 वोल्ट. जैसे मान लो ये जो है वो ए कह लो, ये जो पॉइंट ओ कह लो, ये पॉइंट जो है वो बी कह लो, ये पॉइंट जो है वो सी कह लो. ऐसा कुछ जो है वो नेमिंग कर सकते थे. और हमें जो है वो लेट से अब करंट जो वो ऐसे फ्लो किया, ये गया हमारे पास आई करंट. अब ये एक्चुअल में जो है वो अब बोला है फाइंड द करंट थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस. तो 12 ओम रेजिस्टेंस जो है वो ये जो है वो 4 ओम का है, और ये जो है वो 6 ओम का है. अब पहली तो चीज, जैसे ही करंट जो वो ए से ओ की तरफ जो बढ़ेगा, तो यहाँ पे ओ पे आने के बाद जो वो इसको जो वो दो पाथ में जो वो ये इसे दो रास्ते मिल रहे हैं, दोनों में जो वो करंट जो वो डिवाइड हो जाएगा. उस करंट का नेमिंग भी करनी हो तो मान लो ये करंट जो ऐसे चला गया, इसको जो वो हम क्या देते हैं I2, और इसको जो वो क्या देते हैं I1. दैट मीन्स जो I होगा, अगर जंक्शन लॉ लगाते हम O पॉइंट पे, तो I की वैल्यू जो वो क्या होती है I1 प्लस I2. तो I जो होगा, जंक्शन लॉ लगाएं एट O पॉइंट पे, पॉइंट O पे कैसे लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग I की वैल्यू क्या होगी I1 प्लस I2. तो क्या कहा था, जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ, द करंट फ्लोइंग टू द algebraic sum of all the current at a point is equal to at a junction is equal to algebraic sum of all the current meeting at a point or at a junction is always equal to 0. And sign convention क्या थे, the current flowing towards the junction taken as positive and away from the junction taken as a negative. So अभी देखो I जो है वो O की तरफ जा रहा है, यानी towards जा रहा है, तो I को जो है वो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, और I1 जो है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन तो माइनस I1. ऐसे जो है वो I2 जो है वो भी अवे फ्रॉम द जंक्शन है तो माइनस I2, और सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0. तो इसको देख लो, I को क्या लिख सकते थे, यहाँ से I को लिख सकते थे I1 प्लस I2. तो यही जो है वो अभी मैंने जो है वो लिखा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग. अब आगे जो है वो कैसे जो है वो इसी को यूज करके जो है वो हम किस तरीके से जो है वो ये जो है वो करंट जो वो फाइंड आउट कर सकते थे, और इस ओ पॉइंट का जो वो पोटेंशियल भी जो है वो हमें जो मिल जाएगा. तो पहले तो ओ पॉइंट का अगर पोटेंशियल ढूंढना है, तो इस ओ पॉइंट के पोटेंशियल को मान लो लेट कर लेते हैं कि लेट एट पॉइंट ओ पे द पोटेंशियल इज x. इस पोटेंशियल को क्या नाम देते हैं हम, x वोल्ट कह देते हैं ओ पॉइंट पे. जैसे सी पॉइंट पे 0 वोल्ट है, बी पॉइंट पे जो 6 वोल्ट है, ऐसे जो है वो ओ पॉइंट पे जो है वो कितना है x वोल्ट जो पोटेंशियल ले लेते हैं. जो ए पॉइंट पे वहां पे ऑलरेडी दे रखा है 24 वोल्ट. अब आई ढूंढने से पहले जो है वो हमें आई कैसे मिलेगा, जब मुझे जो है वो ए पॉइंट का जो वो पोटेंशियल जो मिल जाएगा. सिंपल सा बच्चों लॉ है,
हमारे पास अभी भी जो है वो सिंपल v इक्वल टू आई इंटू आर करके जो है वो हम कर रहे हैं, जिसमें i अगर निकालना हो तो v बाई आर करके जो वो लिखा जा सकता है। तो i की वैल्यू जो वो क्या होगी, v बाई आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस उस रेजिस्टर के अक्रॉस और डिवाइडेड बाई उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, तो आर से जो वो डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ए से जो ये जो इक्वेशन है, लेट्स से मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ फर्स्ट। अब इसी के ऊपर जो आई की वैल्यू, अगर सपोज मुझे आई लिखना होता तो आई की वैल्यू क्या होती, वी बाई आर। तो वी बाई आर मतलब आई जो है वो कहाँ, ए से लेकर ओ तक आई ही है, और ए और ओ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 24 माइनस एक्स, मैंने ओ पे जो एक्स माना हुआ है, 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या, आर। आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 12 ओम। तो आर जो है वो 12 ओम लिख दिया। फिर से हम करंट आई लिख रहे हैं। करंट आई लिखने का तरीका क्या, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ बहुत आसान है। आई वी इक्वल टू आई आर, सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स का, तो जिस रजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट जो फ्लो करवा रखा है, तो वो दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आई, आई जो है वो सॉरी डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू है 12। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू का सिंबल है, आगे आई वन की वैल्यू, आई वन जो है वो आई वन जो वो कौन कौन से दो पॉइंट्स, कौन से रेजिस्टर्स से जो वो फ्लो कर रहा है, 6 ओम वाले रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x जो वो माइनस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x माइनस 6 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर कितना है 6, प्लस i2 की वैल्यू लिखे, i2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज यहाँ पे x जो वो पोटेंशियल है माइनस 0 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, दैट इज 4 जो है वो दे रखा है। अब इसको जो फर्दर सॉल्व करते हुए जो वो हम क्या कर सकते थे, 2 से करें तो ये पहले 6 हो गया, ये 3 हो गया, और ये जो है वो 2 हो गया। मतलब हमने क्या कर दिया, 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया सारी इक्वेशन को। फिर उसके बाद जो है वो ये 24 माइनस एक्स अपॉन 6, बच्चों तुम खुद भी जो है वो स्टार्ट कर दो इसको सॉल्व करना कि कितनी वैल्यू आ रही है, और x माइनस 6 अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन ये जो है वो कैंसिल करा है तो ये 2 आया, तो x अपॉन 2। अब इसको जो है वो फर्दर चले एलसीएम लेके देखते हैं, एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, इसका जो है वो 3 2 इसका भी 6 आ गया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 24 माइनस एक्स अपॉन 6 इक्वल टू x माइनस 6 नो 3 2 6 से करा है, तो यहाँ पे अगर 6 लिख रहा हूँ तो यहाँ 2 होगा, तो ये 2x माइनस 12 प्लस 3x अपॉन 6 कुछ ऐसे आ गया। अब यहाँ पे ये जो है वो 6 से 6 जो है वो भी कैंसिल हो गया, तो 6 से 6 कैंसिल, वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 और 5 से, और 2x 5x और 6x, और यहाँ पे 24 माइनस तो प्लस हो गया, दैट इज 36। तो 36 डिवाइडेड बाई क्या आंसर आ गया, 36 इज इक्वल टू x 3 और 2 6x आ जाएगा, ठीक है। तो 5 और 6 करेक्ट, तो 36 तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अगेन x की वैल्यू होगी 6 वोल्ट, यही आई। तो x की वैल्यू जो वो आ गई 6 वोल्ट। अब हमें मुझे जो है वो यहाँ i की वैल्यू लिखनी थी, तो i की वैल्यू जो वो क्या आ जाएगी 24 i इज इक्वल टू, देयरफॉर i इज इक्वल टू, i की वैल्यू होनी थी i इज इक्वल टू v बाई आर, मतलब 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई दैट इज 12। तो कितना आ गया 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 12। तो ये करंट कितना आ गया, अच्छा
3 छके 18, 3 चौके 12, 3 एम्पियर अपॉन 12। यस ना, कितना आया आंसर? 1.5 एम्पियर। yes, 3/2, तो that is a 1.5 एम्पियर, करेक्ट। सो ये आंसर हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से जो वो कर सकते थे। एक और करते हैं। हमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये जो है वो 2 एम्पियर, ये भी जो है वो 2 एम्पियर, और फिर यहाँ से जो है वो ये 1 एम्पियर का जा रहा है, और आगे जाके ये जो है वो 1.3 एम्पियर, और ये जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो आई जा रहा है, और ये आई ही हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। जल्दी से करो सभी, क्या आएगा ये करंट, आई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो। कितना आ गया? तो यहाँ पे था 4 एम्पियर, यहाँ पहुंचा तो एक जो चला गया, तो यहाँ कितना रह गया, दैट इज 3 एम्पियर। अब यहाँ पे 3 एम्पियर है, तो यहाँ से जो वो ये जो वो 1.3 चला गया, तो बचा हुआ कितना रह जाएगा, तो 3 माइनस 1.3 विच इज इक्वल टू 1.7 एम्पियर। राइट, यही आ रहा है सब बच्चों का? यस सर। ओके, देखो कैसे किया। 2 एम्पियर करंट आ रहा था, यहाँ से भी 2 एम्पियर, ये दोनों मिलके जो 4 एम्पियर, तो यहाँ से लेकर इस तक। अब इस जंक्शन पे बात करें तो 4 एम्पियर एंटर कर रहा है, 1 एम्पियर जो बाहर जा रहा है, दैट मीन्स अब बचा हुआ करंट जो वो जाएगा, तो कितना बचा हुआ करंट रह गया, 3 एम्पियर। जरूर जो हमने सीखा कि करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, तो एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहा है कि जितना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो वो ओबे हो रही है, दैट मीन्स कहीं बाहर से जो वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जितना स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कितनी थी 4 एम्पियर की, तो इस हिसाब से जो वो सॉल्व करते चलो। तो जब यहाँ पे पहुंचे इस जंक्शन के पास, यहाँ से 1 एम्पियर चला गया बाहर की तरफ, दैट मीन्स यहाँ पे जो इस जंक्शन के आगे जो करंट जाएगा वो बचा हुआ जो रह जाएगा, तो 4 माइनस 1 दैट। तो यहाँ पे भी अगर लगाना होता तो 4 इज मूविंग टुवर्ड द जंक्शन एंड 1 इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, सो इसका माइनस होगा, तो 4 माइनस 1 जो 3 एम्पियर। फिर 3 एम्पियर इस जंक्शन पे बात करें तो 3 एम्पियर जो है, अगर वही सेम चीज जो है वो लगा सकते हैं कि इस जंक्शन पे सभी का करंट का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसे भी लिखता मैं 3 इस जंक्शन पे, ये जो टिक कर रहा हूँ या जो ये रेड कलर में जो है इस तो यहाँ पे 3 एम्पियर एंटर कर रहा है और 1.3 जो है वो लीव कर रहा है, तो दैट इज माइनस 1.3 लिखता तो माइनस 1.3, और फिर जो वो आई भी जो लीव कर रहा है तो माइनस आई इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल द जंक्शन मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो अगेन जब इसको जो वो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आई की वैल्यू अगेन कितनी आ जाती, 1.7 एम्पियर। तो या तो इस तरीके से कर लो, या जो है वो जो वो 1 बाई 1 जो वो आगे जो वो सर्किट पे चलते चलो, फिर तुम्हें जो वो पता चल जाएगा कि इसको आगे जो वो कैसे करना है। ओके, एक और लेते हैं सर्किट। अनदर एग्जांपल किरचॉफ के लॉज के ऊपर कि the network is given PQRS, it's a NCERT question। network is given, ये दे रखा है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सेल
फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये बैटरी, आई मीन सेल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये P, ये Q, ये R, और ये जो वो S ले लो, जंक्शन पे नाम नेमिंग कर दी। अब देखो, जैसे अगर ये जो है वो तुम्हें कह रखा है कि द नेटवर्क PQRS एज इन द फिगर, तो इस फिगर में जो वो ये सब चीजें जो दे रखी हैं, ये 4 वोल्ट, ये जो 60 ओम, ये जो है वो 20 ओम है, और जो ऊपर वाला है ये है 200 ओम। कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएंगी। 200 ओम, और ये जो बैटरी है ये, सॉरी सेल जो है वो 5 वोल्ट का। तो अब क्या है कि जैसे अगर मुझे जो है वो ये सर्किट जो है वो गिवन ना होता और ऐसे कुछ, या सिर्फ ये ऐसे सर्किट दे रखा होता, नेमिंग कर रखी होती, और हमें करंट की डायरेक्शन जो वो ना दे रखी होती, करंट जो वो नहीं दे रखा होता, तो इसको जो वो सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये कि करंट जो वो अपनी तरफ से जो वो फ्लो करवाने लगना है, तो करंट जो वो अपनी तरफ से फ्लो करवाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फ्रॉम हायर से लोअर की तरफ जो है वो, तो ये जो पॉजिटिव जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है तो बाहर की तरफ जो वो करंट फ्लो करवा दिया, ऐसे ही इसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो इससे भी करंट जो बाहर की तरफ फ्लो करवा दिया, और जो ये दोनों करंट जब यहाँ पे मीट करेंगे तो इस तरफ जो चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो वो हम करंट की जो वो डायरेक्शन जो वो चूज कर सकते थे। ये तो हो गया कि ये अगर हमें खुद जो है वो अगर सोचना होता तो हम नेमिंग कर सकते थे। मान लो कि ये जो है वो इस करंट को जो वो लेट से जो I1 बोल दिया, ये वाले करंट को जो I2 बोल दिया, और ये वाले करंट को I बोल दिया। अब इस तरीके से जो वो सॉल्व करना शुरू करते हैं, किरचॉफ के लॉ लगते, एक लूप जो वो ये वाली बन जाती, जो ये बना रहा हूँ, एक लूप जो वो ये वाली बन जाती, दोनों में जो वो इंक्लूड होते, दो ही अननोन वेरिएबल हैं यानी I1 और I2। तो हम जो वो यहाँ से जो है वो इजिली इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। बट ये क्या था कि जैसे जैसे ये दे रखा है, मान लो ये जब ये करंट ऐसे है तो इस वाले में से करंट जो इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसे, ये वाले में करंट जो वो ऐसे जा रहा होगा। तो जब हम 60 ओम की बात करेंगे तो 60 ओम के, जैसे मैंने बोला कि जो जिस पाथ पे जो सेल लगा होगा उस पाथ में जो वही करंट जो वो फ्लो करेगा। तो 60 ओम से भी जो वो करंट जो वो क्या जाता, I2 जा रहा होता, और ऐसे ही ये 200 ओम से जो वो करंट क्या जा रहा होता, I1 जो है वो करंट जो वो जा रहा होता। ये ध्यान रखना। और ऐसे 20 ओम से जो दिख ही रहा है तो I जा रहा है। अब अगर ये जो है वो मैंने अपनी तरफ से जो वो करंट की डायरेक्शन जो वो ले ली, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको जो है वो, अगर ये ऐसे ना आया होता कि यहाँ पे जो है वो, अब हमें जो है वो करंट की डायरेक्शन जो वो क्या है, गिवन है। अब खुद जो है वो हम अपनी मर्जी से जो है वो नहीं लगा, ये मैंने तुम्हें तब बताया कि अगर तुम्हें जो है वो करंट की डायरेक्शन जो वो नहीं दे रखी होगी और खुद जो वो लगानी है, तो हमेशा ये तरीका रखना कि सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जो वो करंट को फ्लो करवाने लगो। अब इसने जो वो करंट की डायरेक्शन जो वो दे रखी थी, इसने बोला है कि ये वाला जो है वो यहाँ से जो करंट है ये जा रहा है, यहाँ से इस करंट को जो है वो इसने नाम दे दिया I। तो ये I है, और यहाँ से जो है वो इसको कह रहा है ये I1। और ऑब्वियसली तो ये जो है वो करंट कितना होगा, I माइनस I1। अगर मैं P पे जंक्शन रूल लगाता तो एट P पॉइंट पे जंक्शन रूल ये कहता द करंट फ्लोइंग, तो देखो P पे I1 जो टुवर्ड्स द जंक्शन है, और I1 सॉरी I जो टुवर्ड्स द जंक्शन है और I1 जो अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो रेस्ट ऑफ द करंट जो वो क्या रहता, वो P से S की तरफ ब्रांच में जो फ्लो करता। तो ये जो है वो तुम्हें डायरेक्शन जो दे रखी है, इसका मतलब अब यहाँ पे भी जो वो करंट कितना गया, I माइनस, जैसे मैंने बोला सेल का जो करंट होगा वो एक जो पाथ होगा उस पर ट्रेवर्स जो सेम करेगा, यानी कि अगर I1 जो वो चला है तो I1 ही जो है वो खत्म होएगा, I1 ही जो अगर लीव करा है तो I1 ही एंटर करेगा। सो I माइनस I1, इसको जो है वो I माइनस I1 लिखा जाएगा। तो ये जो है वो I माइनस I1 हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे ये हो गया I 60 ओम, इसमें से जो वो करंट, क्योंकि ये I चल रहा था तो जैसे मैंने बोला तो ये भी क्या होना चाहिए, I ही होगा। तो ये करंट भी जो वो I हो गया। सर्किट बन गया है हमारे पास, ये गिवन होगा। सो
एक बार मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को कि द नेटवर्क PQRS इज मेड एज shown. PQ has a battery of 4 volt and negligible resistance. तो PQ के जो across 4 volt लगा हुआ है and a positive terminal is connected to P and QR has a resistance of 60 ohm. So QR has a resistance of 60 ohm. The PS has a battery 5 volt. So PS has a battery 5 volt. Yes, 5 volt लगी है and negligible resistance with the positive terminal is connected to P. तो positive terminal is connected to P. ये सब जो वो बोला हुआ है. फिर and the negligible resistance RS has a resistance 200 ohm. तो RS जो resistance 200 ohm जो दिख रहा है R और S branch के बीच में. And if a milliammeter of a 20 ohm resistance is connected between P and R. तो मिलीएमीटर जो वो कनेक्ट कर रखा है जिसमें से जो है वो 20 ओम का जो वो रेजिस्टेंस है is connected between P and R. Calculate the reading of this ammeter. यानी इस एमीटर की रीडिंग जो वो तुम्हें निकालनी है. यानी सिंपली क्या कह रहा है, ये तुम्हें कह रहा है कि I1 जो वो फाइंड आउट करो. फाइंड I1 की वैल्यू. फाइंड I1. ये जो है वो ऐसे भी हो सकता था कि ये यहाँ पे जो है वो ऐसे बना देता कि ये जो है वो एक इस तरीके से कोई एमीटर लगा हुआ है, उस एमीटर की जो वो रीडिंग जो वो तुम्हें बतानी है कि कितनी होगी. तो ये जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फाइंड I1 जो वो कितना है, I1 की वैल्यू जो वो हमें फाइंड आउट करनी है. और जो आंसर होगा वो देखते हैं अब I1 की वैल्यू जो वो क्या आती है. तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि हमें जो वो 2 अननोन है तो 2 लूप जो वो लेनी पड़ेंगी. एक लूप जो वो ये वाली हो जाएगी ये, और एक लूप जो वो ये वाली बन जाएगी. ये 2 लूप हो जाएंगे. तो सबसे पहले किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं. सो अप्लाइंग वोल्टेज लॉ ऑन द लूप, जो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम क्या कौन सा लॉ है, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ भी है. तो किरचॉफ का सेकंड लॉ. अब डायरेक्शन निकालने के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जब लिखा जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस जो वो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है. उसके लिए जो वो टर्मिनल जो वो बना लिए जाएं तो बेटर रहेगा. जैसे कि अभी यहाँ पे करंट है तो मैं ये जो है वो प्लस लिखूंगा, ये जो है वो माइनस होगा. सेल के तो हमें दिख ही रहे हैं. ऐसे यहाँ पे ये प्लस होगा और ये जो है वो माइनस होगा, प्लस से माइनस की तरफ. और कोई ये 60 ओम वाला रेजिस्टेंस तो करंट नीचे की तरफ है. इसका मतलब ये जो आर एंड है वो हायर पे होना चाहिए और क्यू एंड जो वो लोअर पे होना चाहिए, तभी करंट जो है हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है. अब करंट की डायरेक्शन मिल गई हमें. रेजिस्टेंस जो है वो उनका जो प्रोडक्ट लिखा जाएगा इस रेजिस्टर के क्रॉस जो करंट जाएगा तो उसका प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव वो हमें पता चल जाएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं. किरचॉफ का लॉ लगाएं. कौन से लूप पे? सबसे पहले जो वो ये ऊपर वाली जो लूप है P R, या कोई भी जो स्टार्ट कर दें PRQP, ये वाली लूप ले लेते हैं नीचे वाली इस वाली लूप के ऊपर. सो PRQP, तो ये क्लोज्ड लूप बन गई है PRQP. तो इस लूप को जो है वो अप्लाई करो. किरचॉफ का वोल्टेज लॉ सेकंड लॉ, the sum of all the changes in the potential is equal to 0. sum of all the changes in the potential is equal to 0. ये जो है वो अप्लाई करो. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने ये लूप को लिखा है उसी ऑर्डर में लिखना शुरू कर देते हैं. तो I1 into 20, तो 20 I1 लिखा जाना था. अब देखना ये है कि 20 I1 प्लस का होगा या माइनस का होगा. तो बच्चों कैसा होगा, प्लस से माइनस मतलब कम हो रहे हैं तो इसलिए माइनस का साइन. आगे जो है वो R से जब Q की तरफ गए, PRQ जैसे लूप को ट्रेवर्स्ड लिखा हुआ है उसी के अलोंग जो हम ट्रेवल करेंगे. तो जब हम R से Q जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू आई. 60 इंटू आई प्लस या माइनस, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो दैट इज माइनस 60 आई. फिर उसके बाद जो है वो सेल आया, दैट इज ये पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं. बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स प्लस में लिखा जाएगा. सो +4 इज इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, दिस इज इक्वल टू 20 I1
प्लस 60i इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन जो वो 1 ऐसे लिख देते हैं। इसे 4 से जो और जो वो छोटी भी किया जा सकता था, मतलब 4 से जो वो हम इसको डिवाइड कर देते। तो लेट्स सी आगे देख बढ़ते हैं। दूसरी लूप, अब अगेन किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ अप्लाई करना है। किस पे? लूप ले लेंगे पी एस आर पी। तो लूप है पी, इसको पढ़ते हैं हम लूप, ये जरूर लिख देना कि ये लूप जो, तो लूप है हमारे पास पी एस आर पी, दिस इज अ क्लोज लूप। अब इसके ऊपर फिर से अप्लाई करो, पी से एस, मतलब जो ट्रेवर्स करने का तरीका जैसे लूप रखी है वैसी के अलोंग जो ट्रेवर्स कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो वो सेल आया जिसका कैसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस, मतलब कम हो रहे हैं, तो -5। फिर आगे बढ़े तो प्लस से माइनस फिर कम हो रहे हैं, तो दैट मीन्स -200 इंटू i माइनस i1 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद आगे आर पी, सो आर नेगेटिव से प्लस, तो हायर गए तो प्लस हो गया, मतलब माइनस से प्लस मतलब बढ़ रहे हैं, तो 20i1 और इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चेंजेस इन द पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसको थोड़ा और फर्दर जो वो सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, मान लो 5 से जो है वो इसको कर देते हैं, और तो ये बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 40 i माइनस i1, 40 i माइनस i1 प्लस 5 i1, सॉरी 4 i1 और इक्वल टू ये जो है वो माइनस वाला प्लस हो गया, इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये माइनस साइन एज इट इज रहा। अब इसको फर्दर अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 40i, तो 40i और माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा 40i1 और 4i1, तो ये 44 हो जाएगा। तो 44i1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसे -1 लिख देता हूँ तो ये सेम आ जाएगी, दैट इज 40i माइनस 44i1 इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब दो इक्वेशन, दो अननोन है, इनको जो सॉल्व करके जो है वो आ जाएगा। ऊपर इक्वेशन जो है वो 60 थी, तो क्या करना पड़ेगा, जो 60 को ऊपर वाली इक्वेशन को जो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 बन जाएगा, और इधर नीचे वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 130 बन जाएगा। तो इसमें i की वैल्यू जो वो हमें मिल जाएगी। जब i की वैल्यू मिल जाएगी तो उसके बाद जो वो, तो हमने क्या करा, इक्वेशंस को मैं आगे बढ़ता हूँ। इक्वेशन नंबर जो हमारे पास है 1, इक्वेशन 1 को जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से। सो वैल्यू आ जाएगी 120i प्लस 40i1 इज इक्वल टू 8, और इधर आ जाएगा 120i माइनस 132i1 इज इक्वल टू, इतना था यहाँ पे, -1 था, -3 हो जाए, तो ये है। अब हमें पता चल रहा है कि इनको जो है अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस करेंगे। मान लो इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 3 से जो है वो इक्वेशन नंबर 4 वो माइनस कर देंगे, तो इम्प्लाइज, यानी यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ फिर प्लस आ गया, तो ये कैंसिल,
और 132 172 I1 is equal to 8 और 3 कितने हो जाएंगे, that is 11. So I1 की वैल्यू जो वो क्या आ गई 11/172, तो which is equal to, इसकी वैल्यू होगी 0.064 एम्पियर. ये जो I1 का आंसर आ गया. सो देयरफॉर एमीटर जो 20 ओम जो था उसी की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी, और अगर अभी आई की वैल्यू भी निकालनी होती तो आई की वैल्यू जो भी किसी भी इक्वेशन को यूज करके आई की वैल्यू जो निकाल सकते, तो ये जो है वो हमें निकालना था. तो इस तरीके से जो वो कर सकते थे. एक और लेते हैं क्वेश्चन. यूजिंग द किरचॉफ लॉ, हमारे पास लूप दे रखी है, ये इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम और ये सेल लगा हुआ है 12 वोल्ट का. ऐसे ये जो 2 ओम का रेजिस्टर और यहाँ पे ये 3 ओम का रेजिस्टर और ये जो सेल लगा हुआ है दैट इज 6 वोल्ट और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस. यूजिंग किरचॉफ लॉ इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एज शोन, तो यहाँ पे ये जो है वो शो दे रखा है, तो ये वाले का करंट जो है वो ऐसे, ये वाला करंट जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, ये करंट इधर, ये वाला करंट इस तरीके से, ये वाला करंट जो है वो इधर ऐसे जा रहा होगा. तो ये वाले करंट को I1 कह देते हैं, ये वाले करंट को जो है वो I2 कह देते हैं, और ये जो है वो करंट जो है वो जैसे I3. अगर जंक्शन पे अगर ये लगाया जाता जंक्शन रूल इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जंक्शन रूल लगाते हैं जो मैंने डार्क कर रखा है. तो यहाँ पे क्या होता है I2 भी टुवर्ड्स द जंक्शन, I1 भी टुवर्ड्स द जंक्शन, तो हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 जो इक्वल टू I3 हो गया. तो ये नेमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किरचॉफ का लॉ लगाना है हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I1, I2 एंड I3, तीनों की वैल्यू जो तुम्हें फाइंड आउट करनी है. सो नेमिंग कर देते हैं A B C D E F. अब एक लूप जो वो ये वाली बन जाएगी और एक लूप जो वो ये वाली बन जाएगी. मतलब ये फर्स्ट लूप ये और सेकंड लूप जो वो ये वाली. अभी इन्हीं के ऊपर जो वो लूप किरचॉफ लॉ लगा के जो वो हम निकाल सकते हैं. अब स्टार्ट की फर्स्ट लॉ से जो है वो एट बी पे लगाने लगा हूँ, एट जंक्शन बी. तो फर्स्ट लॉ लग गया अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ. तो दैट इज I2 और I1 का सम जो होगा वो I3 के इक्वल होगा. तो पहली तो चीज ये मिल गई हमें, चाहे इक्वेशन नंबर देना हो तो दे सकते हैं. तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. दूसरा, अब लूप 1 की बात करें तो लूप 1 चाहे तुम लूप 1 लिख दो, नहीं तो जो वो ऑर्डर जो वो लिखा जाएगा कि A B E F A. सो लूप ले लेते हैं A B E F A, A B E F A. तो ये एक क्लोज लूप ले ली और इसके ऊपर अब अप्लाई कर दो किरचॉफ वोल्टेज लॉ. सो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फिर से कहीं से भी स्टार्ट कर लो. मान लो मैंने ए से कर रखा है ना, तो ए फिर बी, तो ए और बी तक तो कोई रेजिस्टेंस कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आया. फिर बी से आगे बी से ई की तरफ गए, तो ये अब जो वो प्लस लेना है कि माइनस लेना, तो उसका तरीका फिर से वही रहेगा कि करंट की डायरेक्शन दे रखी है हमें नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये एंड जो वो प्लस होगा, ये एंड जो वो माइनस होगा. ऐसे जो है वो ये
एंड जो प्लस होगा, ये एंड जो माइनस होगा, यहाँ पे ये एंड जो प्लस होगा, ये एंड जो वो माइनस होगा। जो करंट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। अब प्लस से माइनस मीन्स घट रहे हैं, तो 2 इंटू I3 का जो प्रोडक्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आया 2I3, वो प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस से माइनस है मतलब घट रहे हैं, तो -2I3 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो वो सेल का जो वो नेगेटिव से प्लस मतलब बढ़ रहे हैं, तो प्लस जो वो 12 आ गया। उसके बाद I1 जो है वो इंटू 5 प्लस से माइनस यानी -5I1 हो जाएगा, is equal to sum of all the changes in the potential in the closed loop traversed जो कर रखी है उसमें कितना है, that is equal to 0। अब इसको जो वो ऐसे लिख सकते थे, that is a 5I1 plus 2I3 is equal to कितना आ गया 12। तो ये इक्वेशन नंबर जो वो होगी 2। ऐसे दूसरी लूप में जो वो लिखने, तो दूसरी लूप जो थी, लूप ले लेते हैं, कौन सी लूप थी, बी -12 नहीं आएगा। हाँ -12 आया, पर यहाँ पे जो वो इनके साथ भी माइनस लगा होता है ना, -2I3 -5I1, तो माइनस माइनस जो वो फिर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये -2I3 था। ओके ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। सो लूप बी सी डी ई फिर बी पे आ गए, जैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो वो रीड करते हुए चलते हैं। अब बी से सी चले, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं था, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी। फिर सी से डी आए, तो एक तो पहले मिला हमें रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओम थी। हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, मतलब बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, माइनस से प्लस, प्लस हो रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन पॉजिटिव होगा, तो 3I2 लिखा जाएगा प्लस का। उसके बाद सेल 6 वोल्ट का, तो प्लस से माइनस, इसका तो टर्मिनल रीड करने आते हैं, तो घट रहे हैं तो -6। फिर उसके बाद जो डी से ई भी कोई नहीं था, फिर डी से ई से बी की तरफ गए, तो हम नेगेटिव से प्लस मतलब बढ़ रहे हैं, तो प्लस का साइन होगा और 2I3 लिखा जाएगा, तो 2I3 इज इक्वल टू, इनका भी सम जो इक्वल टू क्या होगा 0। माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ठीक है, तो ये आ गया। अगेन जो है वो ये बन जाएगी इक्वेशन 3I2 plus 2I3 is equal to 6। ये इक्वेशन आ गई। तो दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको जो है वो क्योंकि वेरिएबल जो है वो मतलब एक ये तीसरी इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, बट 3 इक्वेशंस हैं, अब तीनों को यूज करके जो हम इजीली जो फाइंड करते हैं। अब या तो तुम I3 को जो वो, क्योंकि I3 सभी में है, तो बेटर है कि I3 को जो वो रिप्लेस करके जो वो इक्वेशन को सॉल्व करो, तो तुम्हारे पास ये आंसर जो है वो आ जाएगा। कैसे करना है देख लेते हैं कि मैं I3 को जो रिप्लेस कर देता हूँ I1 और I2 से। तो देखो ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये बन जानी थी 5I1 प्लस 2 इंटू I3 की जगह मैं क्या डाल दूंगा I1 प्लस I2, तो 2I1 प्लस 2I2 ये लिखा जाएगा इज इक्वल टू 12। तो ये जो है वो कितना आ गया, ये इक्वल टू आ जाएगा 5 और 7I1। इक्वेशन आप लोग भी बना के देखना, कंफर्म कर देना एक बार। 2I2 इज इक्वल टू 12। तो ये एक मेन इक्वेशन ये हो जाएगी। दूसरी यहाँ से जो है वो करते हैं रिप्लेस, ये 3I2 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2 इंटू I3 की जगह फिर से मैं रिप्लेस कर दूंगा I3 में I1 और I2, तो 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6। तो ये ऐसे लिखा गया। अब यहाँ पे 3I2 और 2I2, तो ये 5I2 हो गया, यहाँ तक ओके है, प्लस 2I1 इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया। अब इन दो इक्वेशंस को जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाली इक्वेशन को। तो 2I1 प्लस 5I2
इज इक्वल टू 6, यही है 2i1 + 5i2 6। देखो बच्चों कंफर्म करो, ये दो ये जो इक्वेशंस है यही बन के आई ना दो। अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते थे, ऊपर वाली इक्वेशन को जो वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चल जाएगा काम हमारा। यानी ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन बन के आई हमारे पास, एक लिखी गई, दैट इज 14i1, अब मुझे कहीं बीच में स्क्रीन में लिखना पड़ रहा है, प्लस 4i2 + 4i2 और 24 इक्वल टू 24, और इसमें आया 7 के लिए, तो 7 का फिर से 14i1 प्लस 35i2 इज इक्वल टू 7 6 ऑफ कितना होता है 42, 7 6 ऑफ 42 और ये 14 है। तो अब माइनस कर देते हैं, ये वहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, और ये 35 से 4 गए तो 31 रह गया, और इधर जो है वो कितना रह गया, 2 14 8 और 18, तो यहाँ पे आ गया 18 माइनस का, और यहाँ पे आ गया 31 i2, तो i2 की वैल्यू आ गई -18/31, i2 की वैल्यू आ गई -18/31। अच्छा इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यस करेक्ट है। तो हमारे पास आंसर आ गया पहले का, i2 की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 18/31। अब i1 i2 आ गया 18/31, अब i1 भी निकाल लो, तो i1 निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन जो वो चूज कर लो, मान लो जो वो ये वाली इक्वेशन जो चूज कर लेते हैं 6 वाली, तो इसमें से जो वो i1 की वैल्यू जो वो हमारे पास आ जाएगी, i1 होगा दैट इज 48/31, तो ये i1 की वैल्यू आ गई एम्पियर। i1 i2 आ गए, तो i3 जो है वो अब इनको जो वो ऐड करके आ जाएगा, तो 16 4 1 5 6, तो दैट इज 66, तो i3 की वैल्यू जो वो कितनी आ गई, ये i3 की वैल्यू आ गई दैट इज 66/31, 66/31 एम्पियर। ठीक है, सबका यही आया ना, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। चलो फिर आज हम बस इतना करते हैं, नेक्स्ट जो होगा आगे ये कर लिया हमने किरचॉफ के लॉ, फिर आगे आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर मीटर ब्रिज और फिर पोटेंशियोमीटर, ये 3 टॉपिक रहेंगे इसमें से, तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।